सबसे बड़ी बात बच्चों, आज सारी दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है तो कोविड-19 की वजह से। नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन एक चीज है, ये और बड़ी प्रॉब्लम है तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन होता है और एक दिन इसका ये जो प्रॉब्लम भी चल रहा है ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो तुम्हारा समय अगर बर्बाद हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। नहीं, और पढ़ाई एक ऐसा चीज जिसको हम लोग घर पे बैठ के भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो तुम लोग को बस उसी चीज के लिए काम करना है जो तुम्हारे हित में है, जो तुम्हारे फायदे में है। तो सबसे पहला चीज हम बात करें थोड़ा सा केमिस्ट्री का। देखो, केमिस्ट्री के बारे में बाबू अगर बात करें, केमिस्ट्री नहीं तो तुम्हारे आसपास का जो भी चीज तुमको दिखाई देता है वो सब का सब क्या है, तुम्हारा केमिस्ट्री है। नहीं, जो तुम चीज खाते हो तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है, वहां पे डाइजेस्ट होता है, वो भी तुम्हारे एक तरह क्या है, केमिकल फंक्शन है, एक तरह केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बड़े लेवल पे केमिस्ट्री को मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है वो बाबू तुम्हारा ऑर्गेनिक, इसमें रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक, और उसके बाद क्या होता है, वो फिजिकल होता है। नहीं, तो देखो एक चीज तो दिमाग में बच्चों सबके रहता है कि केमिस्ट्री जो होता है वो रटने वाला सब्जेक्ट होता है। तो ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं। तो वो रटने वाला काम कब होता है ना, जब तुम हर एक चीज को स्टार्टिंग से और ढंग से नहीं समझोगे तब तुमको रटना पड़ेगा। नहीं, लेकिन तुम हर एक स्टेप वाइज नहीं और तुम चलोगे तो तुमको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, अब बात है ऑर्गेनिक में, हम लोग ऑर्गेनिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को पढ़ेंगे। दूसरी बात, मतलब दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि रटने वाला सब्जेक्ट है। इसको भी हम लोग हर एक चीज को समझ के जो रिएक्शंस होता है नहीं तो उस रिएक्शन को भी तुम समझ सकते हो, बना सकते हो। नहीं, जैसे सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं आप देखो, तो जैसे यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे Cl, इसमें वाटर अमोनिया डालेंगे तो क्या बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है। 9-10 तक तुम रट लेते हो तो तुमको लगता है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। +2 में तुम जाओगे, IAC में हो नहीं, 11th में हो, 12th में तुमको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। अमोनिया डालेंगे तो क्या बनेगा तुम सोच लो, इसको वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा हम लोग सोच लेंगे, यहाँ पे अल्कोहल डालेंगे तो क्या बनेगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है बाबू, ध्यान दो, दूसरी बात ये है कि जो केमिस्ट्री होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जो केमिस्ट्री होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जितनी मेहनत तुम फिजिक्स और मैथ में करते हो और उतनी मेहनत तुम केमिस्ट्री में करोगे तो फिजिक्स और मैथ से अच्छा कर सकते हो। तुम्हारा स्कोर जो होगा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। जो तुम्हारा रैंक जो है तुम्हारा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। नहीं, क्योंकि देखो बड़ा आसान चीज है और केमिस्ट्री तुमको आता है तो तुमसे 1 सेकेंड में वो चीज बन जाएगा। नहीं आता है तो फिर कितना तो मेहनत कर लो, नहीं बन सकता। जैसे तुमसे सिंपल सा पूछा जाए कि वाटर जो यहाँ पे है नहीं तो वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो अगर तुमको ये चीज पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है 1 सेकेंड में बता दोगे, और नहीं पता है तो नहीं आएगा। नहीं, तो सिंपल सा आने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि तुम फिजिक्स मैथ में अच्छा नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो थोड़ा सा मेहनत करके। नहीं, और एक और चीज देखो, स्टार्टिंग का जो पढ़ाई होता है ना बाबू, स्टार्टिंग का, जिससे जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो उसमें जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो वही सब चीजें क्या होता है, तुमको कनेक्ट करेगा केमिस्ट्री के साथ, और वहां से वो चीजें अगर छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, कुछ बेसिक चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बेसिक चीज का क्या मतलब है, सिंपल सा, तो बेसिक चीज का मतलब होता है कि आप 11th 12th में पढ़ने से पहले वो चीज आना चाहिए, या तुम 9th में उस चीज को पढ़ के आया हो। नहीं, तो तुम 9th में पढ़े हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे भी 1-2 क्लास लगेगा, उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स क्या होता है। नहीं, एक एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एक एक एटम्स के बारे में तुम पढ़ोगे 20 क्लास, जब तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तुम एटम्स देखने में छोटा है बाबू, लेकिन समझ रहे हो ना क्या चीज है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स का। नहीं, तो एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वैसा सब्सटेंस which cannot क्या, which cannot decompose by simple chemical process into two or more different substances, जिसको हम लोग दो या दो से अधिक सबस्टांस में उस सबस्टांस को डिकम्पोज नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कह सकते हो द सबस्टांस which is formed by same types of atom, जो एक तरह के एटम से बने हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एलिमेंट्स बोलते हैं। नहीं, जैसे तुम कॉपर लेते हो, कॉपर के एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो, तुम उसको ब्रेक करोगे तो ऐसा थोड़ा है कि दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा। नहीं अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा सेम होगा। नहीं, एक बड़ा सा टुकड़ा लो, एक छोटा सा टुकड़ा लो, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक ही तरह के एटम से मिलके बने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। नहीं, जैसे कुछ एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे बाबू तुम्हारे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, नहीं सोडियम हो गया। अच्छा, ग्रेफाइट क्या हो, और बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट भी जो होता है वो क्या होता है, एक ही तरह के एटम से तो बने, कार्बन एटम से, तो उसको भी हम लोग एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ग्रेफाइट। नहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। नहीं, अब सबसे बड़ा चीज है कि एक ही तरह के एटम से बने हैं। नहीं, तो आखिर एटम्स में क्या होता है, तो नहीं, आखिर सबसे बड़ी चीज है एलिमेंट्स जो होता है एटम से बना है, और एटम्स क्या कंटेन करके रखता है, तो याद रखो बाबू, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। नहीं, मेन क्लासिफिकेशन जो है, मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रूप से कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, और क्या है तुम्हारे पास, न्यूट्रॉन्स है। नहीं, चलो ध्यान देखो, तो जितनी चीजें दुनिया में बना हुआ है बाबू, यहां तक जो मार्कर्स हम लोग लिखते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, नहीं, जो हमारा बॉडी है, सब किससे मिलकर बना है, सब के सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो ये पता होना चाहिए ना बाबू कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें कितना प्रोटॉन्स होते हैं, और किसमें कितना न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, कोई भी मान लो कि एलिमेंट्स है, कोई यहाँ पे एक्स एलिमेंट्स है, नहीं यहाँ पे एक्स एलिमेंट्स है, तो इसके यहां पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे लिखते हैं मास नंबर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई एलिमेंट्स है, नहीं, एक और चीज बाबू ध्यान देने से, तुमसे पूछेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पे हम लोग 1 लिखते हैं। इसका मास 1 आता है, इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं लिख सकते हो, इधर लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर अब हम लोग बोलते हैं 1। नहीं, उसी तरह से यहाँ पे नियॉन है, उसको बोलते हैं क्या, 10। तो यहाँ पे इसको हम लोग 10 क्यों बोलते हैं, 10 क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन को 1 क्यों बोलते हैं, नहीं क्यों बोलते हैं बताओ। सिंपल सा चीज है बाबू, ऐसा थोड़ी कि एग्जाम हुआ होगा, हाइड्रोजन टॉप पर गया तो उसका रोल नंबर 1 हो गया,
ये टॉप नहीं किया, बेचारा 10वें नंबर पे है, 10th नंबर पे है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, उसका एटेम्प्ट नंबर 10 है। ऐसा नहीं है, एग्जाम तो हमारे क्लास में होता है ना, एग्जाम तो हम देते हैं, 11th थोड़ा एग्जाम देगा, तो फिर कैसे इसको 1 मान लिया गया? तो प्रोटॉन की संख्या से, और हाइड्रोजन के पास भी 10 प्रोटॉन होता, तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता? 10 होता। नियॉन के एटॉमिक नंबर यहाँ पे 10 है, इसका मतलब इसमें क्या है बाबू, कितने प्रोटॉन्स है? इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 10 प्रोटॉन्स। नहीं, सबसे पहले तो ये चीज तुमको याद होना चाहिए कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना प्रोटॉन्स होता है। नहीं, तो देखो जरा फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, कोई न्यूट्रल एलिमेंट ले लो या स्पीसीज लिख लेते हैं, चलो। तो जितना जेड होता है, जेड कहां से आएगा? वो प्रोटॉन से, जितना प्रोटॉन उतना ही जेड, उतना ही एटॉमिक नंबर। तो जेड इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है, तो उतना ही तुम्हारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब किसी स्पीसीज में, किसी एलिमेंट में क्या होगा? जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, क्या लिखते हैं बाबू? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, कम से कम 36 तक एलिमेंट्स याद हो। वैसे तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे, नहीं जितने एलिमेंट्स हैं सारे तुम याद हो जाएगा। तो सोडियम के यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब इसमें पूछेंगे बाबू, ध्यान दो, इसमें तुमसे पूछा जाए कि इसके पास, इसमें इसका जेड कितना? जेड तो तुम्हारा 11 है, लिखे हो। प्रोटॉन कितना है? वो भी 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? वो भी तुम्हारे पास क्या है? 11 है। सही है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन को हम लोग नहीं बता सकते हैं, नहीं, न्यूट्रॉन्स हम लोग नहीं देखा गया है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं बाबू? 12। लेकिन तुम कैसे निकालोगे इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? नहीं, तो न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे बात कर लेते हैं। दूसरी बात है बाबू, ध्यान दो, दूसरा है फॉर चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज नहीं, तो जितना जेड होता है उतना तो पी होता है, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोग नेगेटिव चार्ज आता है। सब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिस्कवर हुआ था, कैसे उस पे चार्ज आया था, माइनस प्लस, ये सारी चीजें तुम लोग क्या करोगे? देखो, जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नहीं, अब एक बात तुम लोग को याद रखना है बाबू, देखो, जैसे किसी पे 1 प्लस आ गया, किसी पे 1 प्लस आ गया। अब 1 प्लस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, उसके बाद किसी पे 1 माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होगा? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो याद रखो, किसी पे, जैसे ध्यान दो बाबू, जितना जेड होगा उतना प्रोटॉन होगा, कभी चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करता है। नहीं, तो ध्यान दो, यहां जैसे मान लो सोडियम कहीं अगर लेते हैं, तो सोडियम पे क्या दे दी है? प्लस चार्ज, 1 प्लस। इसका मतलब सोडियम ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब देखो, जैसे पूछेंगे जेड कितना होगा, वो इसका याद होना चाहिए 11। प्रोटॉन कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? बात करें इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी तुम कहोगे सर 11। 1 प्लस का मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ से न्यूट्रॉन्स हम लोग नहीं निकाल सकते। अब न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं मास नंबर। नहीं, तो देखो मास कैसे निकालते हैं? मास का मतलब क्या है? इसका वेट कितना है, ये चीज हमको निकालना है। तो हमको ये तो पता चल जाएगा बाबू कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है, तो तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको मास निकल जाएगा। तो मास नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, इसको मिटा देते थोड़ा सा। तो मास नंबर की अगर हम बात करते हैं, मास नंबर इसको ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो ए इक्वल टू मास नंबर कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू होता है बाबू पी प्लस एम प्लस ई। लेकिन तुम देखते हो कि ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? पी प्लस एम, यानी कि सबको जोड़ देंगे ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो मास निकल जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस एम। ई को छोड़ देते हैं, तो इसका वेट बहुत कम होता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं?
इसको हम लोग मान लेते हैं नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो a इक्वल टू क्या आएगा, p प्लस है, लेकिन हमको n तो पता नहीं है, फिर हम लोग n पे आके फंस गए। n तो पता नहीं है और n ही तो निकालना है। अच्छा यहां से अगर n निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, a माइनस p लिख सकते हैं। n निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बाबू, a माइनस p कर सकते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, अभी जो तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सारे वेट के बारे में, मास के बारे में सब चीज डिटेल्स में पढ़ोगे, कैसे मास कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो कैसे n इक्वल टू a माइनस p करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, ट्रिक है, क्या है बाबू, इफ एटॉमिक नंबर जो है यानी कि z एटॉमिक नंबर इज इवन, ये 20 तक काम करता है नहीं, उसके बाद जो भी दिया जाएगा वेट तो तुम्हारे एग्जाम में मेंशन कर देता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं चलती है। इफ एटॉमिक नंबर इज क्या हो बाबू, इवन, देन क्या करेंगे, देन मास अगर निकालना है तो 2z कर देना, 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर देना। क्या कर दोगे, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। जैसे देखो यहां पे, जैसे हम लोग बात करते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम कितना होता है 20, इसे एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, सम संख्या है, इसका अगर मास निकालना हो तो क्या करोगे, 20 इंटू 2 करोगे, तो कितना आ जाएगा इसका मास, 14 आ जाएगा। नहीं, उस तरह से बात करें वो मैग्नीशियम 12 होता है, इसका मास कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन ये कहीं कहीं काम नहीं करता है, क्यों नहीं काम करता है, तुम आगे देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। इफ एटॉमिक, अब फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो इफ एटॉमिक नंबर इज क्या हो बाबू, ऑड हो, तो क्या होगा, देख ए इक्वल टू क्या लिखोगे, 2z प्लस 1, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2z प्लस 1। जैसे देखो तो यहाँ पे जैसे सोडियम का ही ले लो, तो ये तो ऑड है ना, तो इसके ए निकालो तो क्या करो, 2z, 2 इंटू 11 प्लस 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आएगा, 23। तो बड़ा, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि जब एवरेज निकाला जाता है तो एक्सेप्शन आ जाता है, और उसका एसिडोट्स का जब एवरेज निकाला जाता है तो मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोग पढ़ोगे। तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का क्या होता है, मास नंबर की बात करें तो 1 होता है। उस तरह से नाइट्रोजन तो बाबा यहाँ पे 7 होता है, तो क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन नहीं, कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। उस तरह से बात करें बाबा यहाँ पे क्लोरीन का, कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, लेकिन 35.5 होता है। उससे बात करें आर्गन का 18, तो कितना होता है, इसका होता है तो हमारे पास 14। तो इतना तुम लोग को याद करना है, एकदम इतना याद रहेगा तो बड़ा आसानी से हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सोडियम का ही बात करते हैं, तो सोडियम में सब चीज तुमको बताना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताना है। नहीं देखो जरा सा क्या हो, तो इसका जेड कितना है बाबू, 11 याद रखना है, एकदम 20 तक याद कर लेना फिलहाल, वैसे तो याद तुमको 36 तक करना है। जेड 11, प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। अब हम लोग को निकालना है बाबू यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, ये ना, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इस चीज को निकालना है। तो तुम्हारे पास क्या है, वी है a इक्वल टू p प्लस n है, और a कैसे निकालोगे, देखो तो a इसका कितना आएगा बाबू, तो ये ऑड नंबर है ना, तो कितना आएगा ऑड नंबर के लिए, तो कितना आ जाएगा, 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो यहाँ पे 23, प्रोटॉन क्या है 11 प्लस n, इसका मतलब n इक्वल टू कितना है 2। तो न्यूट्रॉन भी तुम्हारा क्या हो गया, निकाल गया, आराम से निकाल सकते हो, ये चीज आना चाहिए। लिखो इसको, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे ध्यान दो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग पता करना है, यहाँ पे आर्गन 18 दिया हुआ है, इसे तुम लोग पता करना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब पता करना है। उस तरह से एक और क्वेश्चन है, तुमको दिया यहाँ पे एल्यूमिनियम 13 को पता करना है, इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता करना है। चलो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू,
यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसमें भी क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता करना। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। चलो इसको बना, बन गया, चलो सही बना होगा तुम लोग से। देखो अब यहाँ बहुत आसान है ये चीजें, नहीं इसके बाद तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा थोड़ा सा अलग चीज तुम पढ़ रहे हो। ये 9th 10th में भी तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। तुमको खुद लगेगा कि हम इस चीज को जान गए और हमको भी लगेगा कि तुम इस चीज को जान गए हो, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन्स, 18 कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन कितना है 18। अब तुम लोग क्या कहोगे, न्यूट्रॉन्स कितने निकालोगे, इसका मास कितना आएगा, 36 आएगा। नहीं, एक्सेप्शन है, आर्गन के लिए मास कितना आएगा बाबू, इसका मास आएगा बाबू 40। नहीं तो H को निकालोगे तो क्या आएगा, P प्लस N। तो यहाँ पे 40, प्रोटॉन कितना है 18 प्लस N, तो N कितना आ गया यहाँ पे देखो तो 22। N कितना आ गया, 22 आ गया। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन्स कितना निकालोगे, इसका A निकालोगे, A कितना आएगा बाबू यहाँ पे 27। देखो तो H को क्या होगा, P प्लस N, तो A यहाँ पे 27 है, प्रोटॉन 13 है प्लस N, तो N इक्वल कितना आएगा बाबू यहाँ पे देखो तो अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, क्लोरीन यहाँ पे 17 है, नहीं इसका मास बाबू होता है H होता है 35.5। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें तुमको न्यूट्रॉन बताना है कि न्यूट्रॉन कितना हो, बताओ चेक करो तो। इसमें तुमको क्या बताना है, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे उस चीज को बताना है। बताओ सबको कितना होगा, हो गया। देखो तो तुम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। चलो तो प्रोटॉन कितना होगा बाबू यहाँ पे, प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन तुम्हारा 17 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन निकालने जाओगे तो करोगे ना H को P प्लस N करोगे, A कितना बाबू यहाँ पे 35.5, प्रोटॉन कितना है 17 प्लस N, N निकालोगे तो 35.5 माइनस क्या करोगे बाबू 17 करोगे, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद देखो तो बाबू यहाँ पे 1 यानी कि 18.5 आएगा। तो क्या लग रहा है तुमको कि न्यूट्रॉन्स जो होता है वो 18.5 हो सकता है। आज तक सुने हो कि सोडियम बड़ा नाराज है, बड़ा गुस्साया हुआ है, आधा टुकड़ा इलेक्ट्रॉन दिया हो किसी को, नहीं ना, दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फिर कैसे तुम 18.5 आ गया, 18.5 आ गया, तो ये गलत है बाबू। तो अपने मन से देखा गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट डिजिट मान लेते हैं। इसमें देखा गया है कि न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 19 इसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो याद हो जाएगा, बन जाएगा ना। चलो इसको, अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से, इसको कॉपर 29, इसका एक की बात करें 63.5 होता है। इसमें तुमको न्यूट्रॉन्स बताना है, इसमें भी क्या बताना है तुमको, न्यूट्रॉन निकालना है। बन जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स अगर इसको निकालने जाओगे तो क्या करोगे, फिर वही गलती, A = P + N करोगे, तो 63.5, इसमें प्रोटॉन कितना बाबू, तो निकालोगे तो 29 आएगा, यहाँ पे 29 + N करोगे तो N कितना आएगा 63.5, माइनस करोगे 29 तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3, यानी 33.5 आएगा, जो कि गलत है। क्या मान लेंगे बाबू 35, इसको एकदम मान लेना है तुम लोगों को, इससे आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर होगा, नहीं तो याद रहेगा, चीज को याद रखना। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जान गए। अब बेसिक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो इस एटम्स के बारे में तुम पढ़ोगे, तो कॉपर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, पूरा 2 साल लगेगा तुम लोग पढ़ने में, कॉपर के बारे में पढ़ोगे तो नहीं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है,
अभी हम वही चीज बता रहे हैं जो चीजें तुम 9th 10th में पढ़ चुके हो, नहीं, और हमको भी पता चल जाएगा तुम ये चीज जान चुके हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th 10th में ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो ये खास कर उन लोगों के लिए है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम लोग को बाबू जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 हो गया, P4O10 हो गया, ये सब का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। इसका जरूरत पड़ेगा, तुम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें तुम लोग को इसका स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगा, नहीं और भी कुछ चीजें जिसका जरूरत पड़ेगा तुमको। तो उसी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक पे बात कर रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब तुमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स रहते हैं नहीं एटम्स में, एलिमेंट्स के अंदर। अब बात ये है कि रहते हैं कैसे, रहते हैं क्या करते हैं, ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे, करते क्या है, कहां पे रहते हैं, नहीं थोड़ा सा हम लोग अभी जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, वैलेंसी पढ़ना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारी चीजें पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अब पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है, नहीं क्या क्या होता है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रहते कहां पे है ये, तो ध्यान दो आप, देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस छोड़ो, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। कैसे चार्ज आया ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां पे रहते हैं उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियस। उसके बाद बाबू इलेक्ट्रॉन्स की बारी है, नहीं इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, ठीक है ध्यान। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां पे रहते हैं इसका नाम क्या दिया गया बाबू, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रहता है, ऑर्बिट में रहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रहता है, ऑर्बिट में। मतलब ये सब जो तुमको दिख रहा है ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट का अपना अपना अलग अलग नाम है, नहीं अभी सबको तुम क्या समझो, ऑर्बिट समझो। अब बात ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो सही बात है न्यूक्लियस में रहता है, नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखिए न्यूक्लियस में रहेंगे, एक एटम में देखिए न्यूक्लियस होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं, ऑर्बिट भी बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। अब ऑर्बिट अगर अधिक होते हैं तो कहां, क्या हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? तो पहले तो हम नाम देके देख लेते हैं। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये तुम्हारा कौन सा है, चौथा। इसके एक और नाम दिया गया है के एल एम एन। ये बस K11 मान लिया गया है, के का मतलब कुछ खास नहीं होता है, जिससे तुम लोग एक्स वाई एक्सिस जेड मानते हो, नहीं बहुत सारी चीज हम लोग नहीं मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो, बहुत सारी चीज को तुम रिप्रेजेंट करते हो। तो उसी तरह से K11 को भी हम लोग ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट को हम लोग के बोल देते हैं, दूसरे को एल बोल देते हैं। अब इसको हम लोग सेल बोलते हैं। मतलब तुम्हारे पास होता है क्या है, सबसे पहले तो ऑर्बिट होता है, तो क्या क्या होता है तुम्हारे पास, ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट देखो तो कौन कौन है, 1 2 3 4। उसके बाद होता है सेल। सेल कौन सा है, KLMN, कुछ नहीं। पहला ऑर्बिट बोलेंगे तभी के सेल की बात कर रहे हैं, के सेल बोलेंगे तभी पहला ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है सब सेल, उसके बाद क्या आता है, सब सेल। तो सब सेल सेल के अंदर का चीज होता है, जिससे यहाँ पे S और P, S P और D, यहाँ पे क्या होता है S P D और F, नहीं मतलब कौन कौन से होते हैं, S P D और F, नहीं। तो ध्यान दो बाबू, सबसे पहले हम बात करें, आखिर पहला ऑर्बिट की बात करें या के सेल की बात करें या S सब सेल की बात करें, समझो ना कि एक घर है तो S उसका रूम है, जैसे हम लोग बात करते हैं L एक घर है, तो L घर में कितने रूम है, तो 2 रूम है, एक S और एक P है। M अगर घर है तो उसमें कितने रूम है, एक S एक P और एक D, कितने रूम है, 3 रूम है। N में कितने रूम है, S P D F 4 रूम है। तो हम लोग रूम की बात करेंगे, मेनली तो हम लोग S P D F के बारे में ही पढ़ना होता है। तो पहले हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकता है उसको निकाल लेते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो, नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर सेल। तो सेल के लिए अगर हम बात करें
तो फॉर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना भर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो फॉर्मूला होता है 2n², जहां पे n क्या है तुम्हारा? ऑर्बिट नंबर। n क्या है तुम्हारे पास? ऑर्बिट नंबर। नहीं तो और हम इधर लिखते हैं ऑर्बिट नंबर, इधर लिखते हैं उसका सेल, और इधर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं तो देखो, तो ऑर्बिट नंबर किसका बात करें? पहला ऑर्बिट का बात करें तो पहला ऑर्बिट में कौन सा सेल होता है? k सेल होता है। पहला ऑर्बिट में कौन सा सेल होता है? k सेल। फॉर्मूला कौन सा है? 2n²। n क्या है? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर को हम लोग n से लिखते हैं। तो यहां पे देखो, तो 2 × 1k², इसका मतलब 2। अब तुम सोचो ना कि k घर है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये जो k तुम्हारा घर है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और बताओ, और हम बात करें सबसेल का, तो सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? तो भाई एक घर है, कोई घर है, उसमें एक ही रूम है, तो हम उस रूम में बोले या उस घर में बोले, आदमी तो वहीं पे रहेगा ना, उसी रूम में रहेगा। तो और तो हम लोग कह सकते हैं कि एस में कितना लोग रहेगा? कितना आदमी रहेगा? 2 आदमी रहेगा। नहीं एस वाला देखेंगे बाद में। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे के के बाद क्या आता है? एल। के बाद क्या आता है? एल। तो 2 × 2k² कितना है? रूम यहाँ पे 8। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8। अच्छा अब सोच सकते हो तुम, सबसेल में जाने इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है, सोच सकते हो। एल बाबू घर है, उसमें 2 रूम है, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से पता है, एस वाला जो रूम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। तो 8 है, 2 एस में गया, और पी में कितना रहेगा भाई? 6 रहेगा। या उसको हम देख भी सकते हैं, आप देखो यहाँ पे तीसरा चौथा कि एल बाद क्या आता है? एन। 2 × 3k² कितना है बाबू? 18। 2 × 4k² कितना आएगा? मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18। इसमें कितना रहेंगे? 32। अच्छा यहाँ पे अभी तुम पता चलेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा? 6। या चलो निकाल देते हैं। ये तो बात है फॉर सेल का, बात करते हैं फॉर सबसेल। सबसेल के लिए क्या बात होगा? देखो अगर हम सबसेल की बात करें तो सबसेल के लिए पहला ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सबसेल है? एस। फॉर्मूला कैसे होता है फॉर सबसेल के लिए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या और भरना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो 4n-2। 4n-2 तो कितना होगा बताओ? 4 × 1 - 2 तो 2। सही तो बात है, 2 आ गया। अच्छा दूसरा में एस बाद क्या आता है? पी। एस बाद क्या आता है बाबू? पी। तो क्या है? 4 × 2 -2 तो 6, तो 6 है ना पी में। अच्छा उसके बाद 3 में एस पी के बाद क्या आता है? डी। 4 × 3 - 2 तो 10। तो यहां पे देखो, तो एस में 2, पी में 6 और डी में कितना है? 10। तब ना जाकर तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 18 हो गए। उसके बाद फोर्थ नंबर एस पी डी के बाद क्या आता है? एफ। तो 4 × 4 - 2 यानी कितना है बाबू? यहाँ पे 40। जो यहाँ पे 2, 6, 10 और 14। ये बड़ा बेसिक चीज है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग के एन एम एन की जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग जरूरत किसका पड़ता है बाबू? एसपीडीएफ का। तो बस ये याद रखना कि जो एस सबसेल है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बहुत चीज जानेंगे, बेसिक चीज में बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो एस क्या है? तुम्हारा सबसेल है, उससे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो मिनिमम 1 भी रह सकता है। पी में कितना मैक्सिमम रह सकता है? 6। मिनिमम कितना रह सकता है? मान लो कोई घर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी रह सकता है, क्या कम से कम 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी नहीं रह सकता है? रह सकता है। तो वह चीज है। डी की बात करें तो डी में क्या है? मैक्सिमम कितना लोग रह सकता है? देखो बाबू यहाँ पे मैक्सिमम बाबू 6, डी में 10, 1 to 9, इसमें क्या होगा? 1 to 30। तो हो जाएगा ना। तो ये चीज कुछ बेसिक चीज की बात थी। कल हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। नहीं कल से तुम लोग को लगेगा ये सब चीज से तुम हट के पढ़ रहे हो, ठीक है?